कैसे हो चैंपियंस। यहाँ हम देख रहे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इससे पहले भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इस क्लास में हम मैक्सिमम जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे, शॉर्ट भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ज़्यादा क्या लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी x के पावर 2m अपान 1 प्लस x के पावर 2n। यहाँ पे dx लिखा हुआ था, x कट गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखो यार, इसको हमको क्या करना है, इसका कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ पे n क्या पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये बात उसने बोल रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट a कोई नंबर है जो 0 से बड़ा है, तो इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी x के पावर 2m अपान 1 प्लस x के पावर 2n dx को पहले क्या करते हैं, दो इंटीग्रल में तोड़ते हैं। हम क्या जानते हैं, इंटीग्रल 0 से कोई भी अगर इन्फिनिटी जा रहा है एफ एक्स डी एक्स, तो उसको हम क्या 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस a टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स में तोड़ सकते हैं। तो इसको हमने क्या कर दिया, 0 से a एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स के पावर 2m अपान 1 प्लस एक्स के पावर 2n dx प्लस a से इन्फिनिटी एक्स के पावर 2m अपान 1 प्लस एक्स के पावर 2n dx में ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब देखो इस वाले टर्म को देखो, पहले वाले टर्म को देखो, ये क्या एक प्रॉपर इंटीग्रल है, 0 से a एक्स के पावर 2m अपान 1 प्लस एक्स के पावर 2n dx प्रॉपर इंटीग्रल है। और प्रॉपर इंटीग्रल हमेशा ही क्या होते हैं, कन्वर्जेंट होते हैं। मतलब ये वाला टर्म क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। लेकिन अभी इसके बारे में अभी हमको बात करनी है। ठीक है, देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग टू एस, ये इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ठीक है, मतलब क्या, ये जो फंक्शन है, ये जो इंटीग्रल है, ये कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इसके ऊपर। अगर ये कन्वर्जेंट हो गया तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, अगर ये डाइवर्जेंट हो गया तो ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये कन्वर्जेंट हुआ, ठीक है, मान लेते हैं कि ये कन्वर्जेंट हुआ और ये कन्वर्जेंट पहले से ही है, तो सम ऑफ टू कन्वर्जेंट इज कन्वर्जेंट, तो ये कन्वर्जेंट हुआ तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। लेकिन अगर ये डाइवर्जेंट हो गया तो कन्वर्जेंट प्लस डाइवर्जेंट, ये कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है, कितना हो जाएगा, ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब टोटल जितने भी पॉसिबिलिटी हैं वो इन्हीं के ऊपर चेक करी जाएंगे कि ये क्या रिजल्ट ला के देता है। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, म्यू इज इक्वल टू 2n माइनस 2m मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको लिमिट के कॉन्सेप्ट में अप्लाई करते हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी एक्स के पावर म्यू एक्स के पावर 2m अपान 1 एक्स के पावर 2n, क्या करते हैं, एक्स की जगह क्या, म्यू की जगह क्या माना था, 2n माइनस 2m, वो यूज कर लेते हैं यहाँ पे। और नीचे से क्या करते हैं, 2n सॉरी एक्स के पावर 2n कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो एक्स के पावर 2n कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपान एक्स के पावर 2n आएगा, उसको यहाँ पे आगे लिख दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे पीछे हो जाता है। तो देखो होगा क्या, एक्स के पावर 2n और क्या, एक्स के पावर 2n माइनस 2m है, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे ऊपर क्या बनने वाला है, एक्स के पावर 2n सिंपली बचने वाला है, 2m कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस में है। और नीचे ये क्या, x के पावर 2n था ही, यहाँ पे x के पावर 2n था ही, और ऊपर क्या x के पावर 2n बचेगा, दोनों क्या हो जाएंगे, अरे यार वेट अ सेकेंड, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। तो बचा क्या हमारे पास, सिंपली ये बचा। अभी एक्स को अप्रोच करेंगे इन्फिनिटी को, तो देखो लिखा क्या है, 1 अपान 1 प्लस 1 अपान एक्स के पावर 2n, तो यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे तो 1 अपान इन्फिनिटी 0, मतलब 1 अपान 1 प्लस 0, मतलब क्या, सिंपली 1 ही बच रहा है। 1 क्या एक फाइनाइट नॉन जीरो नंबर है, देयरफॉर बाय म्यू टेस्ट द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। ये क्या हो गया, जो दिया था कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, अगर म्यू का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, मतलब क्या, 2n माइनस 2m का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, जो कि पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि n ज़्यादा m से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि m और n दोनों पॉजिटिव है, तो हम ऐसा नंबर चूज कर सकते हैं जिसके अंदर n क्या हो, m से ज़्यादा हो। ठीक है, also by mu test the given integral is divergent। कन्वर्जेंट होगा कब, जब हमारे पास म्यू ग्रेटर देन 1 होगा। डाइवर्जेंट कब होगा, जब म्यू का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगा। मतलब क्या, 2n माइनस 2m लेस देन इक्वल टू 1, मतलब क्या, n का वैल्यू जब n से m से छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, सिंस n पॉजिटिव नंबर, वही बोला जो बात बोला है यहाँ पे, वही बात इसने यहाँ पे भी बोली है। ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो हम इस हिसाब से लेंगे कि अगर n का वैल्यू m से छोटा या इक्वल हो जाए तो उस सिचुएशन में फंक्शन क्या डाइवर्जेंट हो जाएगा, फंक्शन कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर म्यू का वैल्यू 1 से बढ़ा लेंगे, मतलब n का वैल्यू m से बढ़ा लेंगे, तो सिचुएशन में कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो दैट द इंटीग्रल, ये देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन 3 टाइप के बनते हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। तो ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट में आ सकता है, सेकंड क्वेश्चन। सो दैट द इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log sin x dx कन्वर्जेस। ठीक है,
तो द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ द इंटीग्रेंड इज x इक्वल टू 0 है। इंटीग्रेंड मतलब fx की बात चल रही है, इसकी log sin x dx की बात चल रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0 x के पावर म्यू log sin x, जहाँ पे म्यू क्या है 0 से बड़ा है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, ये x के पावर म्यू है उसको नीचे ला देंगे तो x के पावर माइनस म्यू हो जाएगा। x का वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे sin 0 0 मतलब log 0 मतलब इन्फिनिटी, ऊपर इन्फिनिटी, x के पावर माइनस म्यू है नीचे, यहाँ पे भी इन्फिनिटी रखेंगे मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा। तो ये LHospital रूल अप्लाई करते हैं कि एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो log sin x को डिफरेंशिएट करेंगे, देखो log sin x को डिफरेंशिएट करना है, sin x को डिफरेंशिएट करना है तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1/x की जगह पे क्या है sin x है, तो sin का sin x वैसे हो जाएगा। फिर sin x को चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट करेंगे तो sin का क्या हो जाने वाला है cos, तो cos अपान sin यहाँ पे cot आ गया, ठीक है। और x के पावर म्यू को जैसे x के पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं वैसे ही करेंगे, माइनस म्यू x के पावर माइनस म्यू माइनस 1। अब यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। उससे पहले क्या करो, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दो, ये जो माइनस म्यू है उसको -1 अपान म्यू अलग कर लो और ये नीचे इसको ऊपर ले जाओगे तो x के पावर म्यू प्लस 1 हो जाएगा, कॉट नीचे आएगा तो tan के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखोगे तो ऊपर क्या बनेगा 0 बनेगा, tan 0 0 हो जाएगा मतलब 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो फिर से क्या करो, LHospital रूल अप्लाई करो, तो ये कांस्टेंट है ये बाहर ही रहेगा, x के पावर म्यू प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो म्यू प्लस 1 बाहर, x के पावर म्यू प्लस 1 माइनस 1 मतलब म्यू बचेगा सिंपली, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। अब यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखेंगे तो sec यहाँ पे 0 बनेगा, sec 0 1 होता है मतलब यहाँ पे नीचे 1 बन गया, ऊपर यहाँ पे भी 1 बन जाएगा, मतलब क्या बचेगा म्यू प्लस 1 बचेगा, मतलब क्या सिंपली हम क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं, क्योंकि ऊपर क्या बन गया हमारे पास x के पावर ऊपर 0 बन जाएगा क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे और नीचे 1 बन गया तो 0/1 मतलब क्या यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे 0 आ गया फॉर ऑल म्यू ग्रेटर देन 0। तो हम क्या करते हैं, म्यू का वैल्यू 0 और 1 के बीच में कोई एक नंबर लेते हैं, इट फॉलोज फ्रॉम म्यू टेल्स द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या लॉन्ग में आ सकता है, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ बीटा फंक्शन, ये जो बीटा फंक्शन इसके कन्वर्जेंस के ऊपर बात करनी है। और क्वेश्चन नंबर 4 भी है, वो भी ऐसा ही है, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ गामा फंक्शन, ये इसका भी क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकते हैं, ठीक है। बीटा फंक्शन का डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे केसेस बनते हैं, ठीक है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस 1, ये एफ एक्स के बराबर मान लिया। अब क्या करते हैं, हमारे पास डिफरेंट 3 केसेस बनेंगे। केस 1 में क्या होगा, जब n और n दोनों क्या हो जाए 1 के इक्वल या बड़े हो जाए तो उस टाइम पे जो इंटीग्रेंड होगा, इंटीग्रेंड मतलब एफ एक्स होगा, वो क्या हो जाएगा बाउंड हो जाएगा। बाउंडेड मतलब क्या फिक्स हो जाएगा विद इन अ लिमिट विद इन द इंटरवल 0 to 1, ये जो इंटरवल दे रखा है 0 to 1, इस केस के अंदर उसमें वो क्या हो जाएगा बाउंड हो जाएगा, मतलब क्या, एंड सो द गिवन इंटीग्रल इज अ प्रॉपर इंटीग्रल, प्रॉपर इंटीग्रल है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जब यम और n क्या हो जाए, दोनों ही 1 से छोटे हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो इंटीग्रेंट होगा वो x इक्वल टू 0 और x टू 1 दोनों पे क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 0 और 1 के बीच में एक नंबर a मान लेंगे और क्या करेंगे आप अपने इंटीग्रेशन को 0 से 1 x के पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस 1 dx है, इसको हम 0 से a और a से 1 में ब्रेक करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। कोई भी इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी है या एफ डी एक्स, तो उसको हम 0 से a एफ डी एक्स प्लस a से इन्फिनिटी एफ डी एक्स में तोड़ते हैं, वैसे ही यहाँ पे 0 से 1 एफ डी एक्स है तो इसको हमने क्या 0 से a एफ डी एक्स प्लस a से 1 एफ डी एक्स में तोड़ दिया, ठीक है। तो इसके बराबर हो गया, मान लेते हैं ये i1 के बराबर है, मान लेते हैं ये i2 के बराबर है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, इन द केस i1 के बारे में बात करते हैं, द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन 0 से a देख रहे हो, इसका इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है i1 का, एंड सो द इंटीग्रेंट इज अनबाउंडेड एट x इक्वल टू 0 ओनली। टू टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ i1 हम क्या करेंगे, अब लिमिट के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0 x के पावर म्यू या फिर x म्यू टेस्ट लगाएंगे, तो लिमिट x अप्रोच टू 0 x के पावर म्यू x के पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस 1। अब म्यू की जगह पे यहाँ पे ये x के पावर म्यू है, x के पावर m माइनस 1 है, तो x के पावर म्यू प्लस m माइनस 1 हो गया, 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस था ही। अब x को अप्रोच करेंगे 0, x अप्रोच टू 0 करेंगे तो क्या होने वाला है, कोई भी नंबर है यहाँ पे 0 होने वाला है पूरा, यहाँ पे 0 ही होने वाला है, सिंपली क्या बचने वाला है 1 बचने वाला, तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। इफ म्यू प्लस m माइनस 1 इक्वल टू 0 मतलब म्यू का वैल्यू 1 माइनस 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं,
एम का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेते हैं तो सिचुएशन में म्यू क्या होगा, 0 से 1 के बीच में भी होगा। एंड सो बाय म्यू टेस्ट I1 क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। इफ वी टेक एम लेस देन इक्वल टू 0 वी हैव म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड सो बाय म्यू टेस्ट I1 इज डाइवर्जेंट। ठीक है, चलो अगर हम क्या करते हैं, म्यू एम का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 लेते हैं उस सिचुएशन में डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर एम का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेंगे तो उस सिचुएशन में कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करते हैं, अब I2 के बारे में बात करते हैं। अगेन इन द केस ऑफ I2 द इंटीग्रल ऑफ द इंटीग्रेशन क्या है, a से 1 है एंड सो द इंटीग्रेंड इज अनबाउंडेड एट x इक्वल टू 1, सिर्फ x इक्वल टू 1 पे अनबाउंडेड होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी कन्वर्जन चेक करेंगे। तो बस क्या करो, वही म्यू टेस्ट लगा अप्लाई कर लो। लिमिट x अप्रोच टू 1 माइनस 0 1 माइनस एक्स के पावर म्यू एफ एक्स। तो क्या होने वाला है, ये एफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स के पावर म्यू 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस 1 आ जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट तो क्या करेंगे, बस इसे को सिंप्लीफाई करेंगे। 1 माइनस एक्स यहाँ पे भी है, उसके पावर में म्यू है, 1 माइनस एक्स यहाँ पे भी है, उसके पावर में क्या है, n माइनस 1 है। तो क्या होने वाला है, 1 माइनस एक्स के पावर म्यू प्लस n माइनस 1 होने वाला है। और एक टर्म और आना चाहिए यहाँ पे x के पावर m माइनस 1। ठीक है, ऊपर एक टर्म और रहेगा, लगता है छोड़ गया कैलकुलेशन के टाइम में। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेना। अब क्या करते हैं, जो हमारे पास x है उसको क्या 1 माइनस एप्सिलॉन मान लेते हैं। ठीक है, तो x को 1 माइनस एप्सिलॉन मानेंगे तो देखो यहाँ पे 1 माइनस के एप्सिलॉन अप्रोच टू 1 माइनस के 0 था, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, माइनस माइनस कर जाएगा, मतलब अब एप्सिलॉन कहाँ अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो एप्सिलॉन यहाँ पे 0 को अप्रोच कर रहा है, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पे भी 1 माइनस एप्सिलॉन रखा। बस अब एप्सिलॉन के टर्म में सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस सिर्फ एप्सिलॉन बस यहाँ पे बचेगा और एप्सिलॉन यहाँ पे भी बचने वाला है। तो इसका वैल्यू एप्सिलॉन अप्रोच टू 0 कराएंगे तो क्या होने वाला है, हर चीज़ 0 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 1 बचने वाला है। तो 1 हो गया। अगर म्यू प्लस n माइनस 1 का वैल्यू 0 है, मतलब म्यू का वैल्यू 1 माइनस n के बराबर है। इफ हम क्या करते हैं, n का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेते हैं तो म्यू का वैल्यू 0 से 1 के बीच में आता है एंड सो बाय म्यू टेस्ट I2 क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। जब n का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, म्यू का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो I2 कन्वर्जेंट हो जाएगा। और अगर हम n का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 लेते हैं तो उस सिचुएशन में म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो म्यू टेस्ट से क्या हो जाएगा, I2 डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो इस केसेस याद रखना कि जब n का वैल्यू 0 1 के बीच में ले रहे हो तो उस सिचुएशन में कन्वर्जेंट है, अगर 1 से बड़ा या इक्वल ले रहे हो तो उस सिचुएशन में डाइवर्जेंट हो जा रहा है I2। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। Thus, if m n are both less than 1, then the given integral is convergent only if m greater than 0 less than 1 and n greater than 0 less than 1। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा केस क्या बनेगा, जब m क्या हो जाए 1 से बड़ा हो जाए और n क्या हो जाए, सॉरी m 1 से छोटा हो जाए और n क्या हो जाए 1 के बराबर या बड़ा हो जाए, तो उस टाइम पे जो इंटीग्रेंड एफ एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, सिर्फ x इक्वल टू 0 पे अनबाउंड रह जाएगा। फिर इन दिस केस बाय म्यूटेशन अप्लाई कर देंगे तो गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट कब होगा, जब m का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो जाए, और डाइवर्जेंट कब होगा, जब m का वैल्यू 0 से छोटा हो या इक्वल हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगेन इफ m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड n लेस देन 1, उल्टा केस ले लो, यहाँ पे m ग्रेटर लेस देन 1 और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिया था, उल्टा केस लेंगे, m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और n लेस देन इक्वल टू 1 लेंगे। तो उस सिचुएशन में जो इंटीग्रेंड एफ एक्स होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू 1 पे सिर्फ अनबाउंड होगा। उस सिचुएशन में अगर म्यूटेक्स अप्लाई करते हैं तो इंटीग्रल क्या होगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। कब, जब n का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो जाए, और डाइवर्जेंट कब होगा, जब n का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड केस हमने बनाया वहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो आपका इंटीग्रल है वो का कन्वर्जन कब होगा, जब m या n दोनों क्या हो जाएंगे, ग्रेटर 0 से ज़्यादा हो जाएंगे और बाकी सभी केसेस में डाइवर्जेंट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन भी लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा। ठीक है, गामा फंक्शन इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x के पावर n माइनस 1 e के पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये गामा फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन होता है। उसी को हमको क्या करना है, उसके कन्वर्जेंस के ऊपर बात करना है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी x के पावर n माइनस 1 e के पावर x माइनस एक्स डी एक्स को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। इंटीग्रल 0 टू 1 x के पावर n माइनस 1 e के पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस 1 से इन्फिनिटी x के पावर n माइनस 1 e के पावर माइनस एक्स डी एक्स के अंदर इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले I1 के कन्वर्जेंस के ऊपर बात करते हैं। तो ये x इक्वल टू क्या मान लेते हैं, x के पावर n माइनस 1 e के पावर माइनस एक्स मान लेते हैं। अब
अगर n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए तो उस सिचुएशन में आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, पूरे इंटरवल 0 से 1 के बीच में क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। बाउंडेड हो जाएगा मतलब प्रॉपर इंटीग्रल है, प्रॉपर इंटीग्रल है मतलब क्या, कन्वर्जेंट होगा अगर n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। ठीक है, तो n इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर n का वैल्यू लेस देन 1 लेते हैं तो उस सिचुएशन में फंक्शन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पे अनबाउंड हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, म्यू टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 x की पावर म्यू या x मतलब क्या, लिमिट x अप्रोच टू 0 x की पावर म्यू x की पावर n माइनस 1 e के पावर माइनस एच। x का वैल्यू यही था, ये इसको यूज कर लिया। अब x की पावर क्या हो जाएगा, म्यू प्लस n माइनस 1 ये x हो जाएगा। अभी x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हर जगह क्या आने वाला है, 0 हो जाने वाला है। e के पावर यहाँ पे क्या e के पावर माइनस एक्स है, e के पावर माइनस एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 अपान ई के पावर एक्स का वैल्यू 0 के पावर 0 मतलब क्या 1 होने वाला है। तो 1 अपान मतलब क्या 1 आ जाने वाला है। ठीक है, तो 1 आ गया। तो इफ़ म्यू प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाए मतलब म्यू का वैल्यू 1 माइनस n के बराबर हो जाए। ठीक है, सो बाय म्यू टेस्ट जब n का म्यू का वैल्यू 0 से बड़ा 1 से छोटा हो जाए तो उस सिचुएशन में मतलब क्या n का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो जाए तो उस सिचुएशन में I1 क्या मतलब इंटीग्रल I1 कन्वर्जेंट हो जाएगा। और जब म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए मतलब n का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए उस सिचुएशन में डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, therefore I1 is convergent if n is greater than 1 and divergent is n is less than equal to 1। अब I2 के बारे में बात करते हैं, I2 के कन्वर्जेंस के बारे में बात करते हैं। तो फंक्शन एफ एक्स क्या है, एक्स के पावर n माइनस 1 ई के पावर m माइनस एक्स, वो क्या है, सभी इंटरवल 1 से इन्फिनिटी तो पूरे इंटरवल के अंदर क्या है, बाउंडेड है। तो क्या करते हैं, म्यू टेस्ट अप्लाई करेंगे, एक्स के पावर म्यू एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी एक्स के पावर म्यू एक्स के पावर n माइनस 1, ये क्या जो ई के पावर माइनस एक्स था उसको नीचे लाएंगे तो ई के पावर एक्स हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ई के पावर माइनस एक्स का एक्सपांसन लिख देते हैं। ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही होता है, ऐसे ही इसको एक्सपेंड करते जाएंगे। अभी एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होने वाला है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 बन जाएगा पूरा। तो क्या होने वाला है, 0 हो जाने वाला है सभी x और n के लिए। तो हम क्या करते हैं, म्यू का वैल्यू अगर 1 से बढ़ा लेते हैं तो हम क्या देखते हैं, बाय म्यू टेस्ट द इंटीग्रल I2 क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा सभी n के वैल्यूज के लिए। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, कंटिन्यू करते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जब n का वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो उस सिचुएशन में इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब n का वैल्यू जब 0 के बराबर या छोटा है तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं छोटे क्वेश्चन के बारे में। ये शॉर्ट क्वेश्चन में वेरी शॉर्ट में आ सकते हैं कि प्रूव सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन। सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन मतलब क्या, बीटा एम एन का वैल्यू बीटा एन एम के बराबर होता है। तो हम क्या जानते हैं, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से बीटा एम एन का वैल्यू इंटीग्रल 0 टू 1 एक्स की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स के बराबर होता है। अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जाते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में कि इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। तो ए का वैल्यू क्या है, 1 के बराबर। ये इस बात को याद रखना, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 के बराबर है। तो हर जगह वही यूज कर लो, जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ब्रैकेट ओपन होगा तो 1 माइनस 1 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स का। तो उसको आगे लिख लिया, एक्स के पावर n माइनस 1 माइनस एक्स के पावर m माइनस 1 डी एक्स। अब बीटा फंक्शन के डेफिनेशन से यही होता है कि ये कितने के बराबर हो जाएगा, एक्स के पावर n है तो पहले n आ जाएगा, 1 माइनस एक्स के पावर m है तो m आ जाएगा। तो बीटा एम एन के बराबर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रूव दैट गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई। ये आपका लॉन्ग में भी आ सकता है या फिर शॉर्ट वाले में आ सकता है। ठीक है, तो वी नो दैट हम क्या जानते हैं, बीटा एम एन का वैल्यू गामा एन अपन गामा एम प्लस एन के बराबर होता है। अगर एम और एन दोनों का वैल्यू 1/2 ले लेते हैं तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 जिसको हमने बनाया था वो क्या दिखेगा, बीटा 1/2 इक्वल टू गामा 1/2 अपन गामा 1/2 प्लस 1/2 मतलब क्या, गामा 1/2 का स्क्वायर होने वाला है, नीचे गामा 1 बनेगा, गामा 1 का वैल्यू 1 के बराबर होता है मतलब सिंपली गामा 1/2 का स्क्वायर बचने वाला है। अब क्या करते हैं, गामा 1/2 क्या है, गामा 1/2 का होल स्क्वायर बीटा 1/2 के बराबर है। तो हम क्या जानते हैं, बीटा फंक्शन का डेफिनेशन से इसको हम क्या लिख सकते हैं, बीटा 1/2 को इंटीग्रल 0 टू 1 एक्स के पावर 1/2 माइनस 1 1 माइनस एक्स के पावर 1/2 माइनस 1 डी एक्स लिख सकते हैं। ये हमारे इनका वैल्यू यूज कर लिया और क्या किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स के पावर माइनस 1/2, यहाँ पे भी क्या होने वाला है, 1 माइनस एक्स के पावर माइनस 1/2। अब क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा पुट करते हैं। अब इसको एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के अंदर चेंज कर रहे हैं तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा।
अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी एक्स अपन डी एक्स, लेफ्ट में 1 मिलेगा, राइट में क्या मिलेगा 2 साइन थीटा। और फिर क्या करेंगे, सॉरी एक सेकेंड, 2 साइन थीटा, फिर क्या करेंगे साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा मिलेगा। फिर क्या मिलेगा डी थीटा अपन डी एक्स मिलेगा, डी एक्स को लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दिया तो डी एक्स का वैल्यू ये मिल गया। अब लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट पहले 0 से 1 है तो एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो साइन थीटा 0 मिलेगा, मतलब थीटा वैल्यू 0। अब एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो थीटा π/2 मिलेगा। तो अब लिखो गामा 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से π/2 साइन 1/sin थीटा। देखो ना यहाँ पे एक्स के पावर -1/2 है, मतलब एक्स के पावर -1/2 है। इसको क्या लिख सकते हैं 1/x को रूट में कर सकते हैं। रूट का मतलब यही होता है ना 1/2। नीचे आ गया, ऊपर क्या था -1/2 था, नीचे आएगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 मतलब रूट में हो गया। अब एक्स की जगह क्या लिखना था साइन स्क्वायर एक्स लिखना था, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा रखना था, तो रूट में साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा साइन थीटा। नेक्स्ट 1 माइनस एक्स है तो एक्स की जगह पे क्या लिखना है साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। नीचे आएगा रूट कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस थीटा बाहर निकल जाएगा, ये बार निकल गया। अब डी एक्स की जगह ये वैल्यू यूज कर लेंगे साइन कॉस कैंसिल हो जाने वाला है, सिंपली ये बचने वाला है डी थीटा, मतलब क्या डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा 0 से π/2, मतलब π/2 मिल जाएगा। 2 काट दो, सिंपली पाई बच गया। ठीक है, हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का टर्म था, तो गामा 1/2 का वैल्यू रूट पाई के बराबर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रूव दैट इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e के पावर -x² dx इक्वल टू √π/2। ठीक है, तो मान लेते हैं i इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e के पावर -x² dx। अब यहाँ पे x² इक्वल टू जेड पुट करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट में क्या मिलेगा 2x, राइट में क्या मिलेगा dz/dx। तो dx को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dz। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, dx इक्वल टू 1/2x dz हो जाएगा। और यहाँ पे x का वैल्यू क्या यूज कर लो, यहाँ पे देखो x का वैल्यू क्या मिलेगा √z मिल जाएगा, तो ये 2√z dx dz हो गया। तो अगर हम √z को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, रूट मतलब 1/2, ऊपर जाएगा तो -1/2 होने वाला है। ये मिल गया हमारे पास dx का वैल्यू। अब लिमिट चेंज कर लेते हैं, पहले 0 से इन्फिनिटी चल रहा था, तो यहाँ पे देखो जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो z भी 0 मिलेगा, और जब x इन्फिनिटी को जाएगा तो z भी इन्फिनिटी को जाएगा। तो i क्या हो गया इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e के पावर -z, और dz का वैल्यू ये यूज कर लिया। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं 1/2 कांस्टेंट उसको बाहर कर लेते हैं, e के पावर -z, z के पावर 1/2 - 1 dz कर लेते हैं, तो होगा क्या 1/2 बाहर है और ये क्या हो जाएगा गामा 1/2 के फॉर्म में आता है ना, तो गामा 1/2 के बराबर हो जाएगा। गामा 1/2 का वैल्यू क्या होता है √π होता है, तो √π तो था ही, और ये 2 बाहर से मतलब क्या हो गया √π/2 प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डिराइव डुप्लीकेशन फॉर्मूला, या तो ऐसे लिखा होगा या फिर आपको ऐसे लिख के दिया होगा कि प्रूव दैट गामा m इंटू गामा m प्लस 1/2 इक्वल टू √π/2 के पावर 2 के पावर 2m-1 इंटू गामा 2m, जहाँ पे m का वैल्यू 0 से बड़ा है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन बहुत ही ईजी है, बस आपको कुछ स्टेप आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बीटा एम एन का वैल्यू क्या जानते हैं, गामा एन अपन गामा एम प्लस एन के बराबर, एम और एन का वैल्यू 0 से बड़ा होता है। अगर एम का वैल्यू एन बना दे तो क्या हो जाएगा बीटा एम इज इक्वल टू यहाँ पे गामा एम मतलब गामा एम का स्क्वायर, नीचे गामा एम प्लस एम मतलब गामा 2m हो जाने वाला है। इसको कोई क्वेश्चन नंबर 1 बना लो, इसको वहीं पे रोक दो, और फिर क्या इंटीग्रेशन फॉर्म में बीटा फंक्शन का फॉर्म डेफिनेशन क्या जानते हैं, बीटा यम यन होता है। हमने क्या बोला यम को यन के बराबर बना दो, तो बीटा यम कितने के बराबर होगा इंटीग्रल 0 to 1 एक्स के पावर m - 1 1 - x के पावर m - 1 dx के बराबर होगा। अब क्या करते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा पुट करते हैं, तो वही दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिल जाएगा dx इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो x का वैल्यू 0 है, थीटा 0 है, x का वैल्यू 1 रखो, थीटा का वैल्यू π/2 हो जाएगा। साइन थीटा कहाँ पे 1 होता है π/2 पे, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बीटा एम कितने के बराबर इंटीग्रल 0 से π/2 साइन स्क्वायर m-1 थीटा कॉस स्क्वायर m-1 थीटा, तो यहाँ पे लिख दिया डी थीटा का वैल्यू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, सॉरी डी एक्स का वैल्यू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ पे था
एक्स की पावर एम माइनस वन, तो एक्स की जगह ये क्या रखना है, साइन स्क्वायर थीटा रखना है, तो साइन स्क्वायर रख दिया, साइन स्क्वायर थीटा रख दिया, थीटा की जगह पे क्या हो गया, वही है ना, एम माइनस वन है तो एम माइनस वन हो गया। फिर वन माइनस एक्स था, तो एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर, मतलब वन माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस के टर्म में हो जाएगा, तो कॉस के टर्म में आ गया ना। ये सब बात क्लियर हो रही है ना, हाँ क्लियर हो रही है। तो और यहाँ पे डी एक्स था, डी एक्स की जगह पे, एक सेकेंड, यहाँ पे डी एक्स, एक सेकेंड, डी एक्स था, डी एक्स की जगह पे ये वैल्यू यूज कर लिया यहाँ पे। अब देखो साइन के पावर क्या बनेगा, टू एम माइनस टू, और यहाँ पे क्या है, साइन थीटा है, तो ये जो टू कांस्टेंट है इसको बाहर कर लो पहले, साइन के पावर टू एम, और यहाँ पे माइनस टू प्लस वन मतलब माइनस वन होने वाला है, और कॉस के पावर टू एम माइनस टू, और यहाँ पे कॉस थीटा है मतलब कॉस थीटा एक कैंसिल हो जाएगा, मतलब कॉस टू एम माइनस वन थीटा डी थीटा बचने वाला है। ठीक है, अब देखो दोनों को पावर में सेम है तो साथ में कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लो, साइन थीटा कॉस थीटा के पावर टू एम माइनस टू। अब ऊपर नीचे दो से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे ऊपर दो से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड भी कर दो। ठीक है, इस वाले टर्म के अंदर दो से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा के बराबर, और ये डिवीजन वाला टू यहाँ पे आ जाने वाला है। ठीक है, तो उसमें उसके अंदर कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो नीचे क्या है, टू है, टू के पावर में कितना दिख रहा है, टू एम माइनस वन दिख रहा है, तो क्या निकलेगा बाहर, यहाँ पे टू एक पहले से था ऊपर ये वाला, और डिवीजन में क्या मिलेगा, टू के पावर टू एम माइनस के वन, और यहाँ पे टू के पावर वन है, नीचे आएगा तो क्या बनेगा, टू के पावर माइनस वन, बेस सेम पावर है तो क्या हो जाने वाला है, टू के पावर टू एम माइनस टू हो जाने वाला है, और अंदर यही बचने वाला है, सिंपल सिंपल सा हमारे पास। अब क्या करते हैं, वही लिखा हुआ है, या आप ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लिखो या फिर ऐसे लिखो, आप जानते हो ना, साइन साइन थीटा का स्क्वायर लिखो या साइन स्क्वायर थीटा लिखो, दोनों मतलब सेम ही होता है, तो वही उसने किया है, पहले बाहर साइन स्क्वायर थीटा था, और फिर क्या कर दिया उसने, साइन थीटा स्क्वायर था, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। ठीक, थीटा की जगह पे टू थीटा है, बस यही याद रखना। ठीक है, अब क्या करते हैं, टू थीटा को फाइव के बराबर लिख लेते हैं, अब दोनों साइड थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो टू तो कांस्टेंट है, थीटा के रिस्पेक्ट में वन हो जाएगा, राइट में क्या आएगा, डी थीटा बाई सॉरी डी फाइव बाई डी थीटा, डी थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और टू को इधर डिवाइड कर देंगे, तो डी थीटा का वैल्यू वन बाई टू डी फाइव आ गया, और यहाँ पे चेक करो एक्स का वैल्यू जीरो है तो फाइव भी जीरो रहेगा, सॉरी यहाँ पे थीटा रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक्स मत करना, यहाँ पे थीटा यूज कर लेना, क्योंकि यहाँ पे लिमिट पहले थीटा के टर्म में चल रहा था लेकिन अब फाइव के टर्म में चलेगा, तो यहाँ पे फाइव जब जीरो है, यहाँ पे जीरो है, तो ये फाइव भी क्या आएगा, जीरो आएगा, और जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू, यहाँ पे पाई बाई टू रखो तो टू से टू कैंसिल, मतलब फाइव पाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो से पाई के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, ये वैसे को वैसे रहने देंगे, जीरो से पाई के रूप में कन्वर्ट हो गया, वही लाइन दोबारा लिख दिया ना, हाँ वही दोबारा है, कोई बात नहीं। अब देखो ये जो टू एक नीचे है इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो टू एम टू के पावर वन है, तो टू के पावर टू एम माइनस वन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, इंटीग्रल जीरो से पाई साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, टू टाइम इंटीग्रल जीरो से पाई बाई टू साइन एक्स डी एक्स के बराबर होता है, तो उसी फॉर्मूले से ये जीरो से पाई था, टू टाइम जीरो से पाई बाई टू के अंदर कन्वर्ट हो जाने वाला है। अब क्या करते हैं, इसको वैसे रहने देते हैं, इसके साथ वन मल्टीप्लाई में कर देते हैं, वन मल्टीप्लाई में क्यों किया, फॉर्मूले के रूप में बनाने के लिए। अब वन को कितने के बराबर लिख लिया, कॉस के पावर जीरो फाइव, कॉस के पावर जीरो मतलब ये वन ही हो गया ओवरऑल, लेकिन हमने क्या किया, हमको ये फॉर्मूला मालूम है, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, जीरो से पाई बाई टू कॉस के पावर एम थीटा साइन एन थीटा गामा वन बाई टू एम प्लस वन इंटू गामा वन बाई टू एन प्लस वन इन अपान टू गामा वन बाई टू एम प्लस एन प्लस टू बाई टू के बराबर होता है। ठीक है, तो बस याद रखना हमने यहाँ पे कॉस को आगे लिखा हुआ है। ठीक है, तो कॉस के पावर एम साइन के पावर एन, तो इसी बात को याद रखना। अब इसको कंपेयर करो, पहले क्या मिलेगा, गामा वन बाई टू एम प्लस वन, एम क्या है, कॉस का पावर है, तो यहाँ पर देखो गामा वन बाई टू कॉस का पावर जीरो प्लस वन हो गया, नेक्स्ट वन बाई टू एन प्लस वन, तो यहाँ पे देखो वन बाई टू एन की जगह क्या है, टू एम माइनस वन प्लस वन हो गया। अब फिर डिवीजन में क्या, वही है टू है, गामा वन बाई टू टू एम माइनस वन प्लस जीरो प्लस टू, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये तो बाहर था ही, गामा एम में हो जाएगा, गामा वन बाई टू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखो ना, ये गामा सिंपली
0 + 1 मतलब 1 है, तो गामा 1/2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या गामा m के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे क्या गामा m + 1/2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2m - 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो मिला है इसको कोई इक्वेशन नंबर 2 बना लो। गामा 1/2 का वैल्यू पाई यूज कर लिया, √π यूज कर लिया। अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने क्या बीटा m का वैल्यू निकाला था। इक्वेशन नंबर 1 कहाँ पर है, यहाँ पे बीटा m का वैल्यू निकाला था। और इक्वेशन नंबर 2 जो निकला है ये भी क्या है, बीटा m का ही वैल्यू है। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो हमको फाइनल रिजल्ट यही मिल जाने वाला है। ठीक है, बस होगा क्या, ये कैंसिल हो जाने वाला है, बाकी सभी सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या है, डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, इंटीग्रल 0 to a 0 to b x² + y² dx dy। तो क्या करते हैं, ये हमको दे रखा है, पहले क्या y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, x को कांस्टेंट रखते हैं, तो क्या मिलेगा, x² कांस्टेंट, y मिल जाएगा प्लस y³ मिलेगा, लिमिट रखेंगे ये मिल जाएगा। अब क्या करूँगे, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे, तो क्या मिल जाएगा, b कांस्टेंट है, x² का x³ b³ कांस्टेंट, तो x मिल जाएगा, dx का इंटीग्रेशन, लिमिट रखेंगे तो 1/3, ए बी कॉमन करेंगे, a² + b² आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इवेलुएट इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल 0 से √1 + x² dx dy अपन 1 + x² + y²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, रूट के अंदर 1 + x² दिख रहा है, तो पहले क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, इसको ये जो 1 + x² है इसको रूट लगा के स्क्वायर कर देंगे। रूट लगा के स्क्वायर कर दिया मतलब ओवरऑल तो 1 + x² ही लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको फॉर्मूला मालूम है किसका, 1 ऐसे dx अपान a² + x² का फॉर्मूला मालूम है क्या, 1/a tan इनवर्स x/a होता है, या tan इनवर्स x अपान a के बराबर होता है, उसी से हमने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो होगा क्या, पहले इसको ऐसे लिख दिया, तो ये a बन गया, ये y बन गया, y मतलब क्या, x बन गया, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या मिलने वाला है, इसको अब इंटीग्रेट करते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो 1/a बाहर, tan इनवर्स y/a आ जाएगा, y = 0 से ये लिमिट रखेंगे, पहले y की जगह ये रखेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, tan इनवर्स 1 बनेगा, tan इनवर्स 1 मतलब π/4, और फिर 0 रखेंगे तो 0 मतलब 0 हो जाने वाला है। ठीक है, तो π/4 यहाँ से बाहर हो गया, अब बचा क्या, ये बचा और dx बचा, तो dx को इंटीग्रेट करो। अब क्या जानते हो, इंटीग्रेशन जानते हो, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है dx अपान √1 + x² का log x प्लस √1 + x², लिमिट रखेंगे 0 से 1, फाइनल रिजल्ट 5/4 log 1 + √2 आ जाने वाला है। ठीक है, चलो इनको भी नोट करो।